नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है दमदार 10 का। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। आज 5 अगस्त की तारीख है। 5 अगस्त का दिन तो आपको याद होगा ही, नहीं है तो मैं याद दिला देती हूँ। 7 साल पहले आज ही के दिन यानी कि 5 अगस्त 2019 को पीएम मोदी ने वो कर दिखाया जिसे लोग नामुमकिन कहते थे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया। फिर इसके 1 साल बाद यानी कि 5 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नरेंद्र मोदी ने वो कर दिखाया जिसके बारे में कहा जाता था कि अगर ये हुआ तो देश में खून की नदियां बह जाएंगी। लेकिन पीएम मोदी ने ये करके दिखाया। 5 अगस्त 2020 को ही राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन भी हुआ और आज 5 अगस्त 2026 की तारीख है। संसद में राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का मुद्दा है। ये सरकार के सामने चुनौतियां हैं। छात्रों के प्रोटेस्ट पर हंगामा हो रहा है। पेपर लीक को लेकर जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट चल रहा था वो भले ही खत्म हो चुका है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर गतिरोध जारी है क्योंकि प्रधानमंत्री ने 1 हफ्ते के भीतर सख्त एंटी पेपर लीक कानून तो बना दिया, लेकिन संसद के अंदर इस गतिरोध को खत्म नहीं कर पाई। झारखंड में एक तरफ प्रोटेस्ट चल रहा है। राज्य का जयराम सिंह स्टेडियम झारखंड का जंतर मंतर बन चुका है क्योंकि नौकरियों की चोरी हुई है। तो आइए सबसे पहले बात भी करते हैं उस बड़ी चुनौती की, रांची के जंतर मंतर की, जहां पर इस वक्त छात्र आंदोलनरत हैं, जेएनसी आंदोलनरत है। रांची में आंदोलन कर रहे छात्रों के प्रदर्शन का आज 12वां दिन है। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में धांधली के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। छात्र परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। रांची के स्टेडियम में देवेंद्र नाथ महतो की भूख हड़ताल का 4था दिन है। प्रोटेस्ट करने वाले छात्र अब विधानसभा घेराव की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आज एक विशाल कैंडल मार्च निकालने की भी तैयारी है। इस बीच खबर यह भी है कि आज झारखंड सरकार के कुछ मंत्री और अधिकारियों की कमेटी छात्रों से मुलाकात कर सकती है। अनिश्चितकालीन अनशन कर रहे देवेंद्र नाथ महतो के साथियों ने कहा है कि वो किसी मंत्री या कमेटी से बात करने के लिए यहां नहीं बैठे हैं, बल्कि सीधे सीएम हेमंत सोरेन को बात करनी होगी क्योंकि शिक्षा मंत्रालय तो उन्हीं के पास है। परीक्षा को रद्द करना होगा। प्रदर्शनकारियों ने यह भी मांग की है कि नौकरियों में हुई धांधली की जांच सीबीआई से करवाई जाए। स्टूडेंट्स का आरोप है कि पिछले 12 साल में झारखंड में सरकारी नौकरियों के जितने भी एग्जाम हुए हैं सब में धांधली हुई है। धरने पर बैठे ज्यादातर छात्रों के हाथ में पोस्टर है। पोस्टर में अभय तिवारी का नाम है। ये शख्स कौन है वो आपको बता दें। अभय तिवारी को एग्जाम में धांधली का किंग पिन माना जा रहा है, मास्टरमाइंड है। और ये जो टीडीपीएल कंपनी जिसका नाम इसमें लगातार सामने आ रहा है, टीडीपीएल वो कंपनी है जिसके पास एंड टू एंड एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का पूरा अधिकार था और सारी की सारी धांधली यहीं पर हुई है। हेमंत सोरेन आके बात करो या इस्तीफा दो, मेरा एक लाइन है। उसके बाद हम मांग पत्र बहुत सारा है, झारखंड के युवाओं को संतुष्ट करना है, हम बात करेंगे। 3 दिन से आप भूख हड़ताल पर हैं। हम ये देख रहे हैं महतो जी की जब दिल्ली के अंदर आंदोलन चल रहा था, प्रोटेस्ट हो रहा था स्टूडेंट्स का, वहाँ पर तमाम पार्टी के नेता भी पहुँच रहे थे। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बिल्कुल शुद्ध छात्र बैठे हुए हैं जो अपनी मांगे कर रहे हैं। क्या लग रहा है यहाँ पर नेता क्यों नहीं आ रहे बातें सुनने के लिए? आना चाहिए, सबका समर्थन से बल मिलता है। हम अपील करेंगे आपके चैनल के माध्यम से सभी राजनीतिक, गैर राजनीतिक, सामाजिक लोग आए, जुड़ें, यह छात्र आंदोलन को जन आंदोलन में तब्दील करें। अगर ये सरकार नहीं सुनती है तो, और नहीं तो हमारी मांग को पूरी करें। अभय तिवारी के बारे में जो खुलासे हुए हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं। अभय तिवारी अलग अलग नाम से एक ही वक्त में 2 नौकरियां कर रहा था। मैं ये क्यों बता रही हूं आपको, आप ये समझिए कि आपके हिस्से की नौकरी, आपके हिस्से की कमाई, आपके हिस्से की इज्जत की चोरी कैसे हो रही है। गोड्डा में ब्लॉक सप्लाई अधिकारी था, यहां पर वो अभय तिवारी के नाम से नौकरी कर रहा था, तो वहीं दूसरी नौकरी उसकी टीडीपीएल कंपनी में थी। टीडीपीएल कंपनी में वो मनोज तिवारी के नाम से काम कर रहा था। उसे मार्केटिंग मैनेजर की पोजीशन दी गई थी। टीडीपीएल कंपनी में नौकरी के दौरान अभय तिवारी ने जो कारनामे किए उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। 2013 के बाद 13 साल में झारखंड में सरकारी नौकरी के जितने एग्जाम हुए हैं, सारे एग्जाम में अभय तिवारी पास हुआ है।
अभय तिवारी ने 13 साल में 12 सरकारी एग्जाम पास किए और ज्यादातर भर्ती परीक्षाओं में उसने टॉप कर लिया। पहली या दूसरी रैंक से कम उसकी आई ही नहीं। अभय तिवारी ने एक ऐसा फॉर्मूला सेट किया कि उसके भाई को, उसकी भाभी को सरकारी नौकरी मिल गई। उसने अपनी साली को भी गवर्नमेंट जॉब दिलवा दी। कोई बैकडोर से नहीं आया, सबने एग्जाम दिए, एग्जामिनेशन में पास हुए, नियुक्ति का प्रमाण पत्र हासिल किया। अब धरने पर बैठे हुए छात्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो जांच कराए, एक्शन ले, ताकि झारखंड के छात्रों का भविष्य इन जालसाजों के जाल में फंसकर ना रह जाए। और शिबू सोरेन की कल ही पुण्यतिथि थी और इसी मौके पर हेमंत सोरेन पहली बार आंदोलन पर बोले भी। उन्होंने कहा कि मैं सीना चीर कर तो दिखा नहीं सकता, लेकिन बहुत बड़ी जानकारी वो साझा करेंगे। जांच रिपोर्ट तक आने तक उन्होंने धैर्य रखने की नसीहत दी है। आप सुनिए हेमंत सोरेन को भी। इंतजार है, उसके खोज का हमें इंतजार है और बहुत जल्द छात्रों के बीच में और राज्य के लोगों को इस विषय पर अवगत हम कराएंगे। बेवजह आंदोलन आप लोग क्यों कर रहे हैं? राजद तो सोरेन परिवार ने लिया है, तो उन पे छोड़ दीजिए ना, विश्वास कीजिए ना उन पर। आप लोग क्यों धरना दे रहे हैं? आप लोग किसके घर पे दे रहे हैं? भाजपा तो दौड़ा दौड़ा के हम लोग यही काम करेंगे। वो भाजपा की मीडिया यहां आ रहा है, पूरे हिंदुस्तान में पेश किया जा रहा है, नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि झारखंड में युवा धरना पर है। नीट का जो धरना है उससे झारखंड का धरना को कंपेयर किया जा रहा है। मतलब टोटली रविश। ये भाजपा एक्सपर्ट है इसके लिए। इतना अच्छा काम कर रही है हमारी सरकार, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं, सारे मंत्री अच्छा काम कर रहे हैं। जो डिपार्टमेंट मिला है सब लोगों को कहा गया कि अच्छा एफर्ट दो। उसके बाद भी ठीक है, झारखंड में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। मैं भाजपा को बता दीजिएगा, आप त्रुटियां पाई गई है, कुछ खामियां पाई गई है, गड़बड़ियां पाई गई है, मुख्यमंत्री जी ने एक्शन लिया। आप बता दीजिए कहां से लाते हैं ये लोग इतना जिगरा? साफ साफ बोल रहे हैं कि कुछ भी गलत नहीं हुआ, पेपर लीक नहीं हुआ, केवल त्रुटियां। अरे 10-10 लाख, 20-20 लाख, 40-40 लाख में नौकरियां बिक रही हैं और ये कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। देखिए, हेमंत सोरेन ने इरफान अंसारी को इसी के लिए रखा हुआ है। इरफान अंसारी की दूसरी कोई उपयोगिता नहीं है। इनके पिता नेता थे, बड़े नेता थे फुरकान अंसारी। इनको रखा ही इसलिए गया है मंत्री कि ये इस तरह की बातें करेंगे। इन्होंने तो हेमंत सोरेन की अपनी सगी भाभी सीता सोरेन के बारे में जो कहा था वो हम लोग दोहरा नहीं सकते हैं। ऐसी बदतमीजी की बातें इन्होंने कही थी उनके परिवार के सदस्य के बारे में। इसके बावजूद वो रखे गए हैं, मंत्री बनाए जाते हैं ऐसी ही बेसिर पैर की बातें कहने के लिए, ऐसी फालतू की बातें कहने के लिए। दूसरा कोई भी व्यक्ति, सेन इंसान, जो समझदार व्यक्ति है, जो बातें नहीं कर सकता है, वो इरफान अंसारी करना है। उनको इसी के लिए रखा गया है। ये पकड़े गए थे पैसे के साथ। इनको मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ही पकड़वाया था, पैसे के साथ पकड़े गए थे। ये बंगाल से आते हुए पुलिस ने अरेस्ट किया था, बहुत दिन तक जेल में रहे थे सरकार गिराने की साजिश में। इसके बावजूद मंत्री हैं। अब आप समझिए कि इनकी क्या उपयोगिता है। तो ये इन्हीं कामों के लिए रखे गए हैं, ऐसी बातें कहने के लिए। ये व्यक्ति छात्रों के आंदोलन को अपमानित कर रहा है, वहां जो छात्र आंदोलन पर बैठे हैं, और सरासर झूठ बोल रहा है। क्या त्रुटियां हुई हैं और आप क्या जांच करा रहे हैं? सीधे ओएमआर सीट पकड़ी जा रही है। जिस कंपनी को आपने परीक्षा कराने का जिम्मा दिया है, उस कंपनी के दफ्तर में ओएमआर सीट पकड़ी गई है। ऐसी ओएमआर सीट सामने आई है जिसमें गलतियां ज्यादा हैं और मार्क्स बहुत ज्यादा गलतियां हैं और आपने पासिंग मार्क्स दिए हुए हैं। बहुत सारे बच्चों के ओएमआर सीट में उससे ज्यादा सही जवाब है, आपने उनको चुना नहीं है। एक व्यक्ति 12-13 साल से 2 जगह नौकरी कर रहा है और वो कंपनी जो ब्लैकलिस्टेड हो गई, उस कंपनी में वो नौकरी कर रहा है, उस कंपनी को आपने ठेका दिया हुआ है। और उसके बाद एक मंत्री आकर के कह रहा है कि ये इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। और मुख्यमंत्री को अभी इतना समय नहीं मिला, 1 साल से ज्यादा हो गया, 1 साल से ज्यादा समय हो गया रामदास सोरेन के निधन के। और वो उनके निधन के बाद से शिक्षा मंत्रालय ऐसे ही काम चलाऊं उसमें पड़ा हुआ मुख्यमंत्री के पास। नया मंत्री बनाने की फुर्सत नहीं हुई कि आप रामदास सोरेन की जगह नया मंत्री बना दें। उनके बेटे को 2 बार मंत्री, उनके बेटे विधायक हो गए वहां से चुनाव लड़के बाई इलेक्शन में, लेकिन वो वहां से उनको मंत्री बनाने की उनकी जगह दूसरा मंत्री नहीं बनाया गया। तो ये कुल मिलाकर के आप इसको डिस्क्रेडिट करना चाह रहे हैं, छात्रों के आंदोलन को अपमानित करना चाह रहे हैं कि बीजेपी का मीडिया आ रहा है या बीजेपी दौड़ा दौड़ा के, पता नहीं बीजेपी क्या कर रही है। भाई, आप महुआ मांझी खड़ी थी अभी मुख्यमंत्री के पीछे, वो महुआ मांझी जाकर के जंतर मंतर आंदोलन पर बैठती थी, एमपी है वहां से राज्यसभा से, तो ये वो इस आंदोलन को नहीं सपोर्ट कर सकती है ना। वो
वो जाति थी। बीजेपी का तो आदमी दिखा भी नहीं इस आंदोलन में। तो ये बीजेपी का आंदोलन या वो कांग्रेस का आंदोलन ये बनाने की जरूरत नहीं है, छात्रों का आंदोलन है। एक छात्र जो है, जो लगातार परीक्षा दे रहा है, थका हुआ है, वो छात्र भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है। आप उसके प्रति सहानुभूति दिखाने, संवेदनशीलता दिखाने के बजाय आप इस तरह से इतनी क्रूरता के साथ आप ये कह रहे हैं कि ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है या ये छात्र गलत कर रहे हैं। ये क्यों बैठे हैं यहाँ? सोरेन परिवार ने झारखंड हासिल किया, तो सोरेन परिवार ने झारखंड हासिल किया तो ये उनका फिफ्डम हो गया, उनकी बपौती हो गई कि हम जैसे चाहेंगे वैसे हम हासिल किए हुए हैं। छात्र मांग बड़ी जायफ उठा रहे हैं। चंद्रचूड़ सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तो प्रोफेसर हैं, बच्चे जब तैयारी करते हैं अपने एक उज्जवल भविष्य के लिए एक लक्ष्य बनाकर चलते हैं। भाई जो यूपी वाला है यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, जो झारखंड वाला है वो जेपीएससी की तैयारी कर रहा है, वो एक एम लेकर चल रहा है, लेकिन यहाँ तो नौकरियां ही बिक जा रही हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश में, जिस देश में सबसे ज़्यादा संख्या युवाओं का है और जिसको सबसे ज़्यादा डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको हम कहते थे वो प्राप्त करना था, उस देश में, और ये आज की बात नहीं है, वर्षों से ये हो रहा है और कहीं न कहीं ये बिल्कुल स्पष्टता साबित करता है कि वी हैव फेल्ड आवर ओन यंगर पीपल। और इसमें कि ये नहीं कह सकते कि ये पार्टी और वो पार्टी को बड़ छोट कहत अपराधु किसके बारे में कहा जाए। ये पूरी शिक्षा व्यवस्था पर ये एक प्रश्न चिन्ह लगाता है, क्योंकि ये इसकी शुरुआत सिर्फ परीक्षा के पेपर लीक से नहीं है। हम जो विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हैं, जो हम विश्वविद्यालयों में पढ़ते हैं, जिस प्रकार से हमारी स्कूली शिक्षा या हमारे विश्वविद्यालयों की शिक्षा का जिस प्रकार से संचालन होता है, उसमें पेडागॉजी कैसा है, उस पर क्या पढ़ाई है और उस पढ़ाई से फिर उसके करियर का क्या संबंध है, मुझे लगता है ये एक पूरा एक सम्यक विषय है। आप पेपर लीक को देख रहे हैं और पेपर लीक गलत है, चाहे कहीं भी हो और किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में हो, किसी भी राजनीतिक दल की सरकार हो, ये सभी राजनीतिक दलों के लिए। इस मामले में तो पेपर लीक नहीं है, ये बात इरफान अंसारी ठीक कह रहे थे। मामला पेपर लीक का ही नहीं है, क्योंकि आपने पहले से ही तय कर लिया कि 20 लाख में किसको वो नौकरी उन्हें दिलवानी है, तो उसके OMR शीट पे आपने अपने हिसाब से, मतलब कम गोला भरो ज्यादा नंबर पाओ वाली योजना चल रही थी झारखंड में। मामला भ्रष्टाचार का है और पेपर लीक हो या इस प्रकार की कोई व्यवस्था हो, सब भ्रष्टाचार से, और इससे एक निराशावादी जो एक माहौल होता है खास करके युवाओं में, वो बिल्कुल स्पष्टता सामने आ जाता है। ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपको बताता हूं, कई ऐसे राज्य हैं, मैं उदाहरण दे सकता हूं, फिनलैंड का उदाहरण दे सकता हूं, जहां सभी राजनीतिक दलों ने, सभी स्टेक होल्डर्स ने, अध्यापकों ने, अभिभावकों ने मिलकर एक सहमति बनाई और उस सहमति के आधार पर हुआ कि देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज। तो वो मुझे लगता है कि समय आ गया, अगर हम 21वीं सदी के भारत और विकसित भारत की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो मुझे लगता है सबसे पहले सबों को मिलकर ये कहना होगा कि ये गलत है और पूरे व्यवस्था में, मैं तो कह रहा हूं कि पूरी शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। बिना उसके हम, अगर सिर्फ कैंसर एक पार्ट में होता तो बात है, ये पूरे शरीर में कैंसरस है और ये पूरे शरीर का अगर कैंसर है तो मुझे लगता है कि उसको उस रूप में देखना होगा, एक सम्यक रूप में देखना होगा। झारखंड में छात्रों का प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन वहां से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी गायब है। छात्रों के समर्थन में राहुल गांधी भी नहीं गए, अखिलेश यादव भी नहीं गए, अरविंद केजरीवाल भी नहीं गए। लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर को लेकर संसद चलने आज तक नहीं दी जा रही। गृह मंत्री से संसद में आकर बयान देने की मांग पर अड़े हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में संसद में चर्चा पर अड़ा है। इन सबके बीच संसद में आज जोरदार हंगामे के आसार इसलिए हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के 7 साल पूरे हो गए हैं। 2019 में 5 अगस्त के ही दिन राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद आर्टिकल 370 और 35 से हटाया गया था। जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से करके 2 केंद्र शासित लद्दाख और जम्मू कश्मीर बनाया गया था। आज जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर संसद में इंडिया अलायंस का प्रोटेस्ट होगा, यानी कि कुल मिलाकर आज भी संसद में जोरदार हंगामे होने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। संसद भवन परिसर में विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन करना शुरू भी कर दिया है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं। नीट प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज को लेकर कांग्रेस पार्टी अभी भी गृह मंत्री अमित शाह से जवाब की मांग कर रही है। उमर अब्दुल्ला की पॉलिटिक्स को यदि आप देखेंगे तो उनका कहना यह है कि आर्टिकल 370-35 से हटा, लेकिन अब राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलेगा, केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिलेगा, सवाल ये है।
अब सवाल यह है कि भाई सुप्रीम कोर्ट भी अजीत जी अपनी हियरिंग में ये कह चुका है कि जल्द से जल्द होना चाहिए, लेकिन उस जल्द से जल्द की समय सीमा क्या है, इस बात को ध्यान में रखते मैं ये सवाल पूछ रही हूँ कि हम जानते हैं कि पीओजेके में क्या हो रहा है। देखिए, ये उस बात से अभी जो शुरू हुआ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में, वो चुनाव का मामला है, महंगाई, अर्थव्यवस्था का मामला है, वो शुरू हुआ। लेकिन भारत सरकार का दावा है कि अब जम्मू कश्मीर में सारी चीज़ें ठीक हो गई हैं, नॉर्मलसी लगभग बहाल हो गई है और ये ठीक भी है 90% से ज़्यादा। अभी हम आंकड़ा देख रहे थे, अभी 2-1 घटनाएं जो हुई हैं, प्रवासी मजदूरों की हत्या या एक हेड कांस्टेबल की हत्या को छोड़ दें तो मोटे तौर पर शांति है वहाँ। इस साल का पहला आतंकवादी हमला था, सोचिए 7वें-8वें महीने में आकर के पहला आतंकवादी हमला वहाँ हुआ जम्मू कश्मीर में। तो ये सरकार का दावा काफ़ी हद तक सही है कि सामान्य स्थिति बहाल हो गई है। तो सामान्य स्थिति बहाल होने की ही तो शर्त रखी गई थी, बल्कि पहले ये शर्त थी कि चुनाव हो जाए, राजनीतिक प्रक्रिया चले। उस समय भी जो लोग वहाँ की पार्टियां हैं, पीडीपी हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उनका कहना था कि आप पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करके चुनाव कराइए। उस समय कहा गया कि नहीं, पहले चुनाव होता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी होती है, सरकार का गठन होगा, फिर नए राज्य के पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होगा। तो अगर सामान्य स्थिति बहाल हो गई है, चुनाव हो गई, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल हुई और बड़ी संख्या में लोगों ने भागीदारी की, बड़ी संख्या में, मतलब खूब अच्छा मतदान हुआ वहां के स्तर के हिसाब से, उसके बाद जब सामान्य स्थिति बहाल हो गई है तो पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना चाहिए। ये सिर्फ कहना कि समय जब जल्दी से जल्दी होगा या स्थितियां सामान्य होगी तब हम करेंगे, इसकी कोई मतलब नहीं है, इसका कोई टाइमलाइन आप नहीं दे पा रहे हैं। और ये 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, 7 साल में हम करेंगे, शुरू में 1-2 साल चलिए वो स्थितियां ठीक नहीं थी या सिक्योरिटी फोर्सेज को समय लगा सामान्य स्थिति बहाल करने में, आतंकवादियों का नेटवर्क खोज करके, स्लीपर सेल्स को खोज करके समाप्त करना, बॉर्डर पर से सिक्योरिटी मजबूत कर, वो सब कर लिया गया है। अब ये एक वहां के लोगों का विश्वास जीतने के लिए, उनको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए ये जरूरी है कि इस मांग को पूरा किया जाए या सरकार की तरफ से एक टाइमलाइन दे दिया जाए कि भाई अभी ये स्थितियां अभी भी कुछ हमको लगता है कि ठीक करने की जरूरत है, उसके बाद इस समय हम कर देंगे। देखिए 20 जुलाई को ही आंदोलन करना था, 20 जुलाई को उमर अब्दुल्ला ने भी संसद मार्च की तैयारी की थी, लेकिन छात्रों का आंदोलन इतना बड़ा था, दब गया। तो ये अब 7 साल है, एक रिचुअल होगा कि आज सब लोग उठाएंगे, लेकिन वैसे उनका पैम्पलेट और उनका प्लेकार्ड कोई देख नहीं पाया। लेकिन राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा इस वक्त समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है और इससे लेकर वो अटैकिंग मोड में है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक प्रोटेस्ट चल रहा है। संसद में जहां समाजवादी पार्टी के सांसद प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक सदन नहीं चलने दे रहे हैं। विधानसभा में तो समाजवादी पार्टी के विधायकों के हंगामे की वजह से सीएम योगी ने अपना भाषण पूरा नहीं किया। सदन स्थगित होने के बाद सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग आजकल भगवा का अपमान कर रहे हैं, साधु संतों पर कीचड़ उछाल रहे हैं, वो सनातन के जन्मजात विरोधी हैं। इन्हें प्रभु राम के प्रति कोई आस्था नहीं है, ना चढ़ावा चोरी से कोई मतलब है, ये बस सनातन को बदनाम करना चाहते हैं। अयोध्या के जिस प्रकरण में ये लोग चंदा चोरी की बात करते हैं, वहां चंदा चोरी नहीं, चढ़ावा से जुड़े हुए एक प्रकरण का मुद्दा आया था। इस पूरे प्रकरण में एसआईटी ने अपनी कार्रवाई प्रारंभ की और 23 जून को उन्होंने अपनी पहली अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। एफआईआर लॉन्च हुई। एफआईआर लॉन्च होने के बाद उपलब्ध साक्ष्य और प्रमाण के आधार पर कुल 8 लोग पकड़े गए। इस मामले में किसी भी साधु संत का कोई संलिप्तता प्रारंभिक जांच में, एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में कहीं भी नहीं पाया गया। इसके लिए साधु संतों पर आक्षेप करना, इसके लिए अयोध्या धाम को अपमानित करना, बदनाम करना, श्री राम जन्मभूमि मंदिर को बदनाम करना, उन लोगों को कटघरे में खड़ा करना, ये बड़ी आश्चर्यजनक स्थिति है। संतों के प्रति जिस प्रकार के आक्षेप वहां किए गए, ये सीधे सीधे सनातन धर्म का अपमान है। अब योगी आदित्यनाथ ने तो सदन से बाहर आकर बयान दिया, लेकिन अंदर ही सतीश महाना ने समाजवादी पार्टी के मुस्लिम विधायकों का नाम लेकर जब निशाना साधा तो उस पर पलटवार असदुद्दीन ओवैसी ने किया, जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया। अगर उन्होंने चंदा दिया तो रसीद दिखाएं, ये कहा सतीश महाना ने। और उस पर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, वो जरा पोस्ट दर्शकों के सामने रखे, उन्होंने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा में अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे सतीश महाना ये कहें कि जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, अगर उन्होंने चंदा दिया तो वो रसीद दिखाएं,
अब देखेंगे कि उनका पैसा चोरी हुआ या नहीं चोरी हुआ, तो ये सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं है बल्कि विधानसभा की गरिमा का है। चंद्रचूड़ जी, देखिए बिल्कुल सही बात है। मैं ओवैसी की बात का समर्थन तो नहीं करता, पर यह सच है कि विधानसभा में एक राजनीतिक प्रश्न उठाए जाते हैं और विधानसभा में उत्तरदायित्व स्थापित करना होता है, और वो उत्तरदायित्व समाज में जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो व्यवस्था चल रही है उस संबंध में सर ये तो मॉरल का कंडक्ट हो गया, लेकिन ये जो पॉलिटिक्स है वो हिंदू मुस्लिम वाली पॉलिटिक्स है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मसला समाजवादी पार्टी कितना भुना पाएगी? मैं कह रहा हूँ समाजवादी पार्टी खूब कोशिश करनी चाहिए उनको भुनाने की, और वो कर भी रहे होंगे, पर सदन का चलना और सदन को रोक देना मुझे लगता है कि सबसे बड़ी अनैतिकता का कार्य यही होगा। देखिए राम मंदिर में जो भी हुआ, और हम सब जानते हैं कि अगर चंदा चोरी हुई तो वो गलत हुआ, और उसके लिए वो व्यवस्था का प्रश्न है। आस्था को व्यवस्था से जोड़कर जिस प्रकार से ये पूरे देश में किया जा रहा है, मुझे लगता है कि जनता इस चीज को समझ रही है। जो भी वहां मंदिर में व्यवस्था थी, जिस व्यवस्था पर कार्रवाई की जा रही है, जो उसकी एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से कोई पीछे नहीं हट रहा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप सदन को इस प्रकार से घेर लें। सदन होता किस लिए, चाहे वो संसद हो या विधानसभा हो, सदन होता है ताकि वहां पर विमर्श हो, जहां वहां पर उत्तर हो, प्रत्युत्तर हो, और उस उत्तर और प्रत्युत्तर से जनता में छवि बनाई जाती है। लेकिन अगर आप सदन ही नहीं चलने देंगे, जिसका सदस्य का काम हाउस के अंदर है, अगर आप हाउस के बाहर और हाउस के अंदर भी अगर आप जब जाते हैं, जैसे वहां आपने देखा उत्तर प्रदेश में मेरे ख्याल से रूल 59 के तहत वो एक मार्शल के द्वारा किसी एक सदस्य को बाहर भी किया गया, उसके बाद फिर हंगामा हुआ। तो मेरा कहने का मतलब सब जुडिस मैटर को आप सदन में उठाएंगे, आप सदन के बाहर बैठकर अगर आप घेराबंदी करेंगे, तो ये लोकतांत्रिक विमर्श और लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। इससे जनता का फायदा नहीं होता। अगर लोग ऑप्टिक्स पॉलिटिक्स का एक पार्ट होता है, पर खाली ऑप्टिक्स हो और खाली उस पर कोई रचनात्मकता ना हो, तो मुझे लगता है ये गलत है। चाहे वो, और ओवैसी को तो बस वो हाथ सेकने की आदत है, और वो हाथ सेकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कभी वक्फ बोर्ड का मुद्दा ले आएंगे, क्योंकि उनको अभी उत्तर प्रदेश में सिर्फ हिंदू और मुसलमान का एक ध्रुवीकरण करके कुछ सीटों पर अपने आप को मजबूत करना है। मुझे लगता है ओवैसी की बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना। खबर पंजाब से है, जहां चरणजीत सिंह चन्नी ने मान सरकार के खिलाफ अवैध माइनिंग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर से सांसद चन्नी ने सतलज दरिया से सटे हुए इलाकों में छापेमारी की। पूरे घटनाक्रम को सोशल मीडिया पर लाइव दिखाया। उन्होंने कहा कि वो सतलुज के किनारे जब पहुंचे तो रेत के बड़े बड़े ढेर लगे हुए थे। आप उन्हीं का ये वीडियो देख लें। 10 बजे शुरू कर लेंगे हैं, 4 बजे तक चलती पूरे पंजाब में। ਹੁਣ ਕਬੀੜਾ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਆ ਜਾਓ, ਭੱਜਦੇ ਕਾਹਨੂੰ ਹੈ? ਉਹ ਆ ਜਾਓ, ਉਹ ਲੁਕਦਾ ਕਾਹਨੂੰ ਹੈ? ਆ ਟਰੱਕ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕੋਦਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਇਹ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਹੈ। 100 ਜਗ੍ਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟੱਕ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ। ਐਮਐਲਏ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਹਰ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਹਲਕੇ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ 10 ਵਜੇ ਉਹਦੇ ਟੇਬਲ ਪਰ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ कि रात कितने ट्रक भरे हैं तो कितना किधर जाना है। लेकिन लुट नहीं पा रहे। अजीत जी, सवाल आपसे इस तस्वीर को देखने के बाद, इस वक्त 2 फ्रंट पर लड़ाई लड़ रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी। एक फ्रंट उनका कांग्रेस से खुला हुआ है, दूसरा फ्रंट जो सरकार से एक्चुअली खुलना चाहिए वो भी खुला हुआ है। देखिए चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री रहे हैं, थोड़े ही दिन रहे, और अभी भी वो कांग्रेस पार्टी के चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। उन्हीं के नेतृत्व में कांग्रेस को चुनाव लड़ना है पंजाब का। तो उनको अभी इस समय जो दूसरा फ्रंट आपने कहा, कांग्रेस के अंदर लीडरशिप की जो लड़ाई वो लड़ रहे हैं, अपने को आधिकारिक रूप से वो मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं घोषित करा सके, तो अब इस तरह के कामों से अपनी सक्रियता दिखा करके वो बाय डिफॉल्ट ये स्थापित करना चाहते हैं कि कांग्रेस आए तो हम सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मुख्य दावेदार रहे मुख्यमंत्री पद के लिए। ये उनकी राजनीति का हिस्सा है। उसी लड़ाई को में अपने एडवांटेज के लिए वो ये काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो काम कर रहे हैं, ये बड़ा काम कर रहे हैं। वो ये काम अपोजिशन के नेताओं के नाते सबको करना चाहिए था। जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वहाँ विधायक दल के नेता हैं, उनको भी करना चाहिए, अकाली दल के लोगों को भी करना चाहिए, ये सबको करना चाहिए। ये अवैध माइनिंग एक बड़ा संकट है, और इसका एक संकट सिर्फ ये नहीं है कि जो हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन हो रहा है, इससे ब्लैक मनी की एक बड़ी इकोनॉमी खड़ी होती है, और उस ब्लैक मनी का इस्तेमाल वहाँ किन चीज़ों के लिए होता है ये सब हम लोग जानते हैं। जिस तरह का गन कल्चर है, जिस तरह ड्रग्स का कल्चर है, उन सब को फंडिंग होती है इस तरह के कामों से। तो ये काम रुके, अवैध माइनिंग बंद हो,
ये चरणजीत सिंह चन्नी का ये प्रयास अच्छा है उनका। लेकिन ये रेड कांग्रेस के लिए भी एक बड़ा मैसेज है, जैसा आप भी कह रहे हैं कि चन्नी कांग्रेस आला कमान को दिखा रहे हैं कि वो पंजाब में कांग्रेस के लिए फ्रंट पर बैटिंग कर रहे हैं, कैंपेन को लीड कर रहे हैं। चन्नी समर्थक भी अपने नेता के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। भूपेश बघेल और राजा वडिंग के मंच पर एक बार फिर चन्नी समर्थकों ने धावा बोला। पहले भूपेश बघेल और राजा वडिंग के सामने चन्नी जिंदाबाद के नारे लगे और फिर कुछ कार्यकर्ता मंच की तरफ बढ़ने लगे, जिन्हें पुलिस ने रोका। भूपेश बघेल और राजा वडिंग आज मोगा और फरीदकोट में दौरे पर रहेंगे। यहां पर चन्नी समर्थकों के विरोध का उन्हें सामना करना पड़ सकता है। तस्वीरें आपके सामने हैं और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस पार्टी के लिए कितना बड़ा संकट है। बहुत बड़ा संकट है, और ये संकट इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी का जो संगठनात्मक आधार है, चाहे वो ऊपर से नीचे का हो या नीचे प्रदेश स्तर पर हो, दोनों में बिखराव बिल्कुल स्पष्ट नजर आ रहा है। मैं तो ये भी कहता हूं, और मैं ये बात पिछले जो चुनाव हुए उसके लिए भी हमेशा कहता रहा कि अगर किसी पार्टी को चुनाव हारने, अगर किसी पार्टी के चुनाव हारने को लेकर अगर कोई शोध किया जाए, कोई पीएचडी किया जाए, तो पिछले चुनाव में जो कांग्रेस ने किया ये उसका एक बिल्कुल स्पष्ट उदाहरण वाला या एक केस स्टडी हो सकता है। क्योंकि पिछले चुनाव में भी कैप्टन अमरिंदर को नाराज किया था। हाँ, और वो कौन किसको नाराज कब कर रहा है आप बताइए। केंद्रीय पर्यवेक्षक हैं, प्रभारी हैं बघेल, और बघेल के सामने अगर बघेल का विरोध हो रहा है, और वो विरोध करने वाला वो है, जैसा अभी अजीत जी ने कहा, जो कि एक्टिव से प्रोएक्टिव कब हो जाता है और कब वो डोरमेंट हो जाता है कुछ पता नहीं चलता। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की पकड़ जो है वो अपने संगठन पर जब ढीली पड़ जाती है, जब उसके छत्रप इस प्रकार से छोटे छोटे छत्रप अपने अपने गुटों में बढ़ जाते हैं, तो एक दल का स्थिति, क्योंकि दल में अनुशासन आवश्यक है। याद रहे, जो दल अगर अनुशासित नहीं हो, अगर दल में अगर कोई पदानुक्रम ना हो, दल में अगर इस प्रकार की भावनाएं ना हो, तो चाहे जनता का कितना भी समर्थन रहे, चाहे जनता के कितने भी मुद्दों को वो दल उठाता रहेगा, लोगों की क्रेडिबिलिटी जो है, दल की क्रेडिबिलिटी। हरियाणा भी कांग्रेस ऐसे ही हारी, यही इसी राजनीति की वजह से। और पंजाब में जहां पर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी हो सकती है, वहां पर भी वही स्थिति है। सरकार में आने तो दूर की बात है। आज से 60 साल पहले एक और तारीख इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इंदिरा गांधी जब देश की प्रधानमंत्री थी, तब उन्हें तत्कालीन समाजवादी पार्टी के नेता राम मनोहर लोहिया ने गूंगी गुड़िया कहा था। आज यही बात कांग्रेस ने एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार को लेकर कही, और इस पर महाराष्ट्र में सियासी संग्राम है। एनसीपी के कार्यकर्ता कांग्रेस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सुनेत्रा पवार कह रही हैं कि समय आने पर करारा जवाब दूंगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इसे निचले स्तर की राजनीति कह रहे हैं, तो वहीं एकनाथ शिंदे राज्य की सभी महिलाओं का अपमान कह रहे हैं। इस मुद्दे पर कांग्रेस घिरी हुई है, तो सफाई दे रही है कि गूंगी गुड़िया कोई अपशब्द नहीं है। सबसे पहले कांग्रेस का वो एक्स पोस्ट देखिए, जिसमें पूछा गया कि सुनेत्रा पवार कितने दिन गूंगी गुड़िया बनी रहेंगे, और इसका फिर सुनेत्रा पवार ने जवाब क्या दिया वो भी आप सुने। वेळ आल्यानंतर चोख उत्तर देईन मी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया और कहा कि खबरों में बने रहने के लिए कांग्रेस इस तरह से उल्टी सीधी बयानबाजी करती है। मला असं वाटतं की अतिशय खालच्या स्तरावर हे उतरलेले आहे। मुळामध्ये यांना कुठलाही रिस्पॉन्स मिळत नाही, कोणी विचारत नाही, त्यामुळे न्यूजमध्ये येण्याकरता अशा पद्धतीचं काम चाललेलं आहे। बदनाम हुए तो क्या हुए, नाम तो हुआ, अशा पद्धतीनं यांची कारवाई चाललेली आहे। आणि मला असं वाटतं की महाराष्ट्राच्या राजकीय संस्कृतीत इतक्या खालच्या स्तराला जाणारे हे आता आपल्याला पहिल्यांदाच पाहायला मिळतात। इतनी आलोचना हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष अपने बयान पर कायम है। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है। गलत नहीं कहा है तो फिर कांग्रेस को ये बात क्यों चुभी थी, क्यों इंदिरा गांधी को ये बात चुभी थी? देखिए, अब ये हर्षवर्धन सबकाल अभी प्रदेश अध्यक्ष हैं। भाई जगताप ने कहा है कि वो
उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। अब नाना पटोले की जगह जब से हर्षवर्धन सपकाल को अध्यक्ष बनाया गया तब से वो एक मौके की तलाश में थे कि कहीं उनकी खबर बने। उनकी खबर ओवर कोई बनती नहीं है, उनका कोई राजनीतिक आधार पुराना नहीं है। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिससे उन पर फोकस हुआ है, जिसकी चर्चा हुई है, इससे ज़्यादा इसका कोई मतलब नहीं है। देखिए, जो सुनेत्रा पवार हैं वो एक राजनीतिक परिवार से आती हैं। वो पद्म सिंह पाटिल की बहन हैं। पद्म सिंह पाटिल बड़े नेता रहे हैं अब वहाँ के महाराष्ट्र के, और अजीत पवार की पत्नी है, उनके साथ उनकी अच्छा राजनीतिक प्रशिक्षण उनका हुआ है। और वो किस तरह की नेता हैं ये कांग्रेस के लोगों को एनसीपी के नेताओं से पूछना चाहिए। कैसे अपने पति की मृत्यु के 3 दिन के बाद वो उप मुख्यमंत्री बनी, और कैसे ठीक 1 महीने के बाद 28 जनवरी को उनके पति का निधन हुआ था दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से, और 28 फरवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी थी। किस तरह से उनसे पार्टी छीनने की कोशिश की गई थी, किस तरह से चुनाव आयोग को दिया गया था लिख करके कि ये पार्टी फला जी चलाएंगे, जो तमाम गैर मराठा नेता थे, जिसमें प्रफुल्ल पटेल भी थे, सुनील तटकरे भी थे, छगन भुजबल भी थे, और कैसे उन्होंने सबको परास्त करके और पार्टी पर अपना कंट्रोल रखा, कैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी, कैसे उन्होंने नई कमेटी बनाई, कैसे अपने बेटे को एस्टैब्लिश किया उन्होंने। ये बात एनसीपी के नेता जानते हैं। वो कोई गूंगी गुड़िया नहीं है। ये हो सकता है अपशब्द नहीं हो, लेकिन आप जिस संदर्भ में कह रहे हैं वो उस तरह के नेता नहीं हो। बहुत ही मजबूत नेता हैं, बहुत स्ट्रांग लीडर हैं, उनकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग है, वो बहुत अच्छे कायदे से पॉलिटिक्स समझती हैं। कम से कम हर्षवर्धन सपकाल और भाई जगताप वगैरह से तो बेटर पॉलिटिक्स समझती हैं। और अपनी पार्टी पर अपनी पूरी कमांड रख ली, कंट्रोल रखा। 50 एमएलए की पार्टी, और वो सिर्फ उनके पास 1 एमपी था, लेकिन आज की तारीख में उन्होंने बेटे को भी राज्यसभा भेजा, एक और राज्यसभा उनको मिली। ये उन्होंने इतना मजबूत किया, इतना अच्छी पकड़ अपनी पार्टी पर बनाई है। और जब मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, हर उप मुख्यमंत्री को भी हर समय बोलते रहना जरूरी नहीं होता है। वो अपनी पार्टी उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। जिस विभाग में है उस विभाग में अगर कोई काम गलत हो रहा है, कई बार मुझे ये लगता है कि सुनेत्रा पवार को एक मौका ही भले अब ज्यादा मिला है, क्योंकि एक सेंटिमेंटल मूव तो उनकी तरफ था ही, उनके पति के गुजर जाने की वजह से, और फिर इस तरीके की बात। उसके पहले वो राज्यसभा में आ गई थी। हाँ। चुनाव हारी जब लोकसभा का, उसके बाद वो राज्यसभा में आई, और वो अब उप मुख्यमंत्री हैं। जरूरी नहीं है कि हर समय बयान देती रहे वो। और ये जो है, ये उनको जो सबसे खामोश रहता है ना, वो सबसे शातिर माना जाता है। आप इस बात को भी समझिए। कांग्रेस को अटैक करना है तो आप उनके डिपार्टमेंट में कोई काम की गड़बड़ी हुई है वो खोज करके निकालिए कि वो अपने डिपार्टमेंट में काम इस तरीके के बयान से सुनेत्रा पवार और मजबूत होती हैं। देता हूं। देखिए, ऐसा है कि जो राजनीतिक दलों के कुछ प्रवक्ताएं होते हैं, उनको फूट इन माउथ बीमारी से थोड़े प्रभावित रहते हैं। मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ताओं को ये बीमारी ज़्यादा जोर से लग गई है, क्योंकि उनको लगता है कुछ इसी प्रकार के बयानबाजी करके वो सुर्खियों में आ सकते हैं। और जहां तक गूंगी गुड़िया का सवाल है, आप अगर याद करें, अगर जैसे इंदिरा गांधी को कहा गया था तो उसका प्रतिफल क्या हुआ? इंदिरा गांधी मजबूत हुई थी, और उसके बाद कांग्रेस ज्यादा मजबूत हुआ था, और जिन दलों के द्वारा, समाजवादी दलों के द्वारा जो एक कहा गया था, उनका बिखराव हो गया। तो मुझे लगता है कि ये जो वक्तव्य है, इसको महाराष्ट्र के लोग बहुत आसानी से नहीं लेंगे, और ये कांग्रेस की जो भी वहां पर स्थिति हो सकती थी, वो उसका मुझे लगता है कि घाटा होगा। तो इसलिए राजनीतिक प्रवक्ताओं को खासकर, विशेषकर थोड़ी सी संवेदनाओं के साथ, और खास करके महिला शक्ति के लिए तो इस प्रकार के किसी भी शब्द का प्रयोग इस जो अभी चल रहा है प्रकरण, उसमें करना मेरे ख्याल से संभल के। अब इसका जवाब महाराष्ट्र कैसे देगा, उस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन पाकिस्तान में तख्ता पलट तो कभी भी हो सकता है, और जवाब वहां की आवाम ही दे रही है। ये तय हो चुका है कि शहबाज शरीफ की छुट्टी होनी तय है, लेकिन कब, ये दिन वहीं के लोग बताएंगे। इस बार पाकिस्तान में सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि पूरा सिस्टम बदलने के लिए आंधी आ रही है। अभी तक पाकिस्तान में प्रधानमंत्री और सरकारें कठपुतली होती थी और पर्दे के पीछे इन्हें फौज चलाती थी, लेकिन अब जनरल मुनीर ने पूरे पाकिस्तान को खुल्लम खुल्ला जकड़ लेने की तैयारी कर ली है। ऑपरेशन कभी भी शुरू हो सकता है। शहबाज सरकार को हटाने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। लोग दावा कर रहे हैं कि मुनीर प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। कौन किसका मदारी है, क्या क्या बन जाएंगे आसिम मुनीर? देखिए, बाई ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेज आसिम मुनीर वहाँ के राष्ट्रपति हैं, या वहाँ के सरकार और राष्ट्र दोनों के प्रमुख हैं। वो वहाँ के प्रधानमंत्री का कोई मतलब नहीं है शहबाज शरीफ का। और ये कहीं ना कहीं इस बात की भनक, अभी तो ये बात खुल रही है धीरे धीरे कि आसिम मुनीर का क्या एजेंडा है आगे। ये बात कहीं ना कहीं अंदर खाने जो अवामी लीग है, जो नवाज शरीफ की पार्टी है, उस पार्टी के तमाम नेताओं को भी ये बात पता चल गई थी। तभी नवाज शरीफ ने अपनी तरफ से ये मूव किया था कि वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। उनको लग रहा था कि अगर वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर आ जाते हैं तो आसिम मुनीर को रोक सकते हैं। लेकिन अब अगर आसिम मुनीर ने यह तय कर लिया होगा कि उनको डायरेक्टली अपने कंट्रोल में सरकार लेनी है,
सरकार अपने इस हिसाब से सरकार चलानी है, तो वो नवाज शरीफ को नहीं बनने देंगे, वो शहबाज शरीफ को ही रखेंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ के बारे में ये धारणा बन गई है कि कठपुतली है, तो इनको हटाया बदला जा सकता है। और ये जो अभी हम लोग पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में जो हम लोग अत्याचार, जो बर्बरता देख रहे हैं, आसिम मुनीर की सेना जो कर रही है, इसका भी यही मकसद है। इसका भी एक मकसद यहाँ निश्चित रूप से ये होगा कि किसी तरह से नवाज शरीफ की पार्टी को रोकें। अभी नवाज शरीफ की पार्टी को पहले राउंड में एडवांटेज मिल गया था, चुनाव में 9 सीटें उन्होंने जीत ली थी, तो उनकी सरकार इधर नहीं बनने दें, किसी तरह से यहाँ सरकार न बने, सब ये हो जाए, चुनाव जो है वो टल जाए या विवाद में फंस जाए, और फिर वहां इस्लामाबाद में वो तख्ता पलट कर लें। अगर उनकी योजना ऐसी होगी तो वो कर लेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं, मतलब कोई उनको रोक नहीं सकता है। जो बाहरी ताकत रोक सकती थी वो अमेरिका थी, लेकिन अमेरिका के तो ब्लू व्हाइट बॉय हैं। बिल्कुल, वो तो डोनाल्ड ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल हैं, तो वो क्यों रोकेंगे? उनको तो ये अच्छा टूल मिल जाएगा, एक स्ट्रॉन्ग टूल मिल जाएगा जिससे वो अपना काम कराएंगे। शहबाज शरीफ के कारण हो सकता है कि मुश्किल भी हो रही हो, तो ये अगर करना चाहेंगे यासीन मुनीर तो जब चाहेंगे तब कर लेंगे, इसमें कोई उनको समस्या नहीं है। सुप्रीम पावर तो उन्हीं के पास है। हम बात बांग्लादेश की कर लेते हैं। आज बांग्लादेश में हुए तख्ता पलट को 2 साल पूरे हो गए हैं, और इस तख्ता पलट के बाद आज पहली बार पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना सबके सामने आने वाली हैं। शेख हसीना आज शाम 6 बजे दिल्ली में एक वर्चुअल कार्यक्रम में शामिल होंगी और मीडिया को संबोधित करेंगी। कहा जा रहा है कि वो अपने आगे की रणनीति के बारे में बताएंगी। ऐसे में उनके संबोधन को लेकर बांग्लादेश में भी सियासी पारा हाई है। बांग्लादेश के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने अपने देश में शेख हसीना के वर्चुअल भाषण पर रोक लगा दी है। साथ ही भारत से मांग की है कि वो शेख हसीना को भारतीय जमीन का इस्तेमाल राजनीतिक गतिविधियों या बांग्लादेश में अस्थिरता पैदा करने के लिए ना करने दे। जवाब में विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये प्रोग्राम एक प्राइवेट मीडिया संस्था कर रही है, भारत सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है। आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड भी याद दिला दें। 2 साल पहले आज ही के दिन 5 अगस्त 2024 को आंदोलन कर रहे छात्रों ने ढाका में पीएम आवास को घेर लिया था, और इसके बाद कुछ ही घंटों में पूरा राजनीतिक समीकरण बदल गया था। शेख हसीना ढाका से फौरन भारत आ गई। तब से वो भारत में है और बांग्लादेश की राजनीति से लगभग पूरी तरह से दूरी बनाई हुई है। अब 2 साल का एक लंबा अंतराल हुआ है और वो अब सार्वजनिक मंच पर आ रही है। इसमें भारत की डिप्लोमेसी ने कैसे एक यूं कहें स्थिरता दिखाई है, धैर्य दिखाया है चंद्रचूड़ जी, इसमें भारत की डिप्लोमेसी की बात होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि भारत अपने दो जो भारत के मानक हैं, एक कि हम दूसरे राज्यों में या दूसरे राज्यों के आंतरिक मामलों में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करेंगे तब तक जब तक कि हमारी समस्याएं या हमारी सुरक्षा पर ना आ जाए। एक दूसरा ये है कि जहां तक लोकतांत्रिक मूल्य हैं या जो मानवीय मूल्य हैं उनका हम संरक्षण करेंगे, उसका हम संवर्धन करेंगे। ये दोनों को लेकर भारत पिछले 2 वर्षों से खासकर बांग्लादेश के परिप्रेक्ष्य में चलता रहा है। वहां से शेख हसीना का आना ये उनका फैसला था, और हम अपने मानवीय मूल्यों का संरक्षण करेंगे, हम अपने लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण करेंगे, इसलिए वो यहाँ दिल्ली में रह रही हैं। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट तौर पर कह दिया, जैसा आप अभी खुद दिखा रही हैं, कि भाई इसमें कोई भारत सरकार का इसमें कोई भूमिका नहीं है, और भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। सबको सांस लेने की यहाँ आज़ादी है, सबको अपना वक्त कहने का और अपना वक्तव्य देने की आज़ादी है। अगर कोई मीडिया संगठन, कोई प्राइवेट चैनल या कोई प्राइवेट संगठन उनको आमंत्रित करता है, ऐसा तो है नहीं कि वो नजरबंद है यहाँ, तो जब खुले हवा में सांस ले रही हैं तो उनको अपने वक्तव्य देने का हक है। इतने लंबा समय लेकिन अजीत जी क्यों लगाया शेख हसीना ने सामने आने में, ये बड़ा सवाल है। देखिए, शेख हसीना और बांग्लादेश की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, उसी को ध्यान में रखा उन्होंने। जब तख्ता पलट हुआ तो उसके बाद जो अंतरिम सरकार बनी थी और मोहम्मद यूनुस उसके अध्यक्ष, उसके प्रमुख बने थे, तो उनके तमाम सलाहकार देखिए, उस समय जो कट्टरपंथी लोग थे, जमात के लोग थे, उनका कंट्रोल एक तरह से सरकार के ऊपर था और पूरी अराजकता थी, वहां कोई शांति नहीं बहाल हुई थी। तो पहले तो ये इंतजार करना था कि वहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू हो और लोकतंत्र की स्थापना हो। तो उसकी स्थापना हुई। तारिक जिया लौट के आए इंग्लैंड से और वो चुनाव लड़े और उनकी सरकार बनी तारिक रहमान की, और उन्होंने एक संकेत दिया कि अब यहाँ शांति भी बहाल हो गई है, लोकतंत्र भी बहाल हो गया है। तो एक तो ये अच्छी बात है। अन्यथा इसके पहले जिस तरह से उस समय यूनुस की सरकार ने इनके ऊपर एक के बाद एक मुकदमे किए थे, 28-30 मुकदमे किए गए थे, हत्या के मुकदमे, नरसंहार के मुकदमे, भ्रष्टाचार के मुकदमे। उन मामलों में ये था कि जाति तो तुरंत उनका वहाँ या तो लिंचिंग होने की संभावना थी या उनका ट्रायल, वो मिसट्रायल ही होता, वो ट्रायल नहीं हो सकता था, फेयर ट्रायल नहीं हो सकता था। तो वो शांत रहीं, चुपचाप बैठी रहीं। भारत ने भी उसको वो संरक्षण दिया, वो रहीं अपना। जब लोकतंत्र बहाल हो गया, शांति बहाल हो गई और जब उनको लगने लगा कि अब कानून के तहत उनका फेयर ट्रायल हो सकता है, तो उन्होंने अनाउंस किया कि मैं लौटूंगी अब अपने
बांग्लादेश लौटूंगी। फिर उनके समर्थकों को भी एक ब्रीदिंग स्पेस मिल गया है नए नए इन्वायरमेंट में, तो अब वो लौटने की भी सोच रही हैं। भारत ने भी कमाल किया है। भैया बहुत ही अच्छा है, भारत ने बहुत कायदे से इस चीज को हैंडल किया है, और अभी भी जो उनके लौटने की टाइमिंग है ये भी बहुत डिप्लोमेटिकली बहुत उपयुक्त है कि इस समय वो लौटे, वहां जाएं और एक मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में शामिल हो सकता है। थोड़ी दिन जेल में रहेंगी वो। लौटने का भी मेरे ख्याल से दिसंबर का है, अभी फिलहाल तो नहीं है। आज तो संबोधन होगा, तो आज शाम को होगा, तो देखते हैं कि क्या बातें होती है और उसका बांग्लादेश में क्या रिएक्शन होता है। जो अजीत जी कह रहे थे, जो एक बार लोकतंत्र की जो प्रक्रिया है थोड़ी स्टेबलाइज हो जाती है, क्योंकि उस समय माहौल बहुत उनके खिलाफ था। अब धीरे धीरे इनके लोग भी कुछ अपना बात कह पाएंगे, वहां लोगों में जा पाएगी। और आज के देश, मतलब आज की तारीख में अगर बांग्लादेश में इनके विचारों को या उसको बैन भी कर दिया गया, तो आज का जो युग है वीडियो के माध्यम, अन्य माध्यमों से, ऐसा नहीं है कि वो बांग्लादेश तक नहीं सही बात है, सामने तो आना ही है। जल्दी से एक बार आपको खाड़ी के युद्ध की भी अपडेट दे देती हूँ। मिडिल ईस्ट में जारी महायुद्ध के बीच बड़ी खबर है, यमन के पास भारतीय जहाज MSV फैज नूर-ए-औलिया पर हमला हुआ है। इसके बाद जहाज समुद्र में डूब गया। यमन तटरक्षक बल ने रेस्क्यू अभियान चलाकर 13 भारतीयों समेत सभी 14 नाविकों को सुरक्षित बचा लिया है। ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों पर हमले का आरोप है और बताया जा रहा है कि किसी अज्ञात प्रोजेक्टाइल की टक्कर लगते ही जहाज का संतुलन बिगड़ा, इसमें पानी भरा और फिर समुद्र में ये जहाज पलटकर डूब गया। इस पर भारत की तरफ से भी जो संवेदना भी जताई गई है और जवाब भी मांगा गया है। ये एक घटना नहीं है, बहुत क्विक कमेंट अजीत जी, एक घटना नहीं है, बार बार भारत टारगेट पर आ रहा है। इंटरनेशनल वाटर में शिप कब तक सेफ रहेंगे? नहीं, और ये ये नया इलाका है, ये रेड सी का इलाका है जो यमन की तरफ है, जिस पर जहां हुती अब अटैक करने लगे हैं। होर्मुज की खाड़ी में भारतीय जहाजों पर हमले हुए, नाविक मारे गए। एक तो हमला अमेरिका ने ही किया जिसमें 3 नाविक मारे गए। हमने अमेरिका ने कोई संवेदना नहीं जताई, उनको बचाने तक की कोशिश नहीं की। तो अमेरिका हमला कर रहा है होर्मुज की खाड़ी में, भारतीय नाविक मारे जा रहे हैं, घायल हो रहे हैं। ईरान हमला कर रहा है होर्मुज की खाड़ी में, हुती हमला कर रहा है यमन के पास रेड सी में, जहां अदन की खाड़ी में। यूक्रेन वहाँ जो ब्लैक सी है वहाँ रूस हमला कर रहा है, रूस यूक्रेन की लड़ाई में वहाँ भी भारतीय नाविक जो परेशान हो रहे। तो ये एक जो लगातार ये इशू बन रही है, मतलब कोई इंटरनेशनल वाटर सेफ नहीं है। बिरादरी को आकर के ये कहना चाहिए कि नाविक है और वो नॉन कॉम्बैट फोर्स है, वो कोई लड़ाई करने वाले नहीं, वो निहत्थे लोग हैं, वो नौकरी कर रहे हैं, वहाँ काम कर रहे हैं। समुद्र को सुरक्षित करिए, नेविगेशन को सुरक्षित करिए, नहीं तो ये पूरी ये दरअसल अब केवल स्टेटमेंट से बात नहीं बनेगी, स्टेटमेंट से आगे बढ़कर एक चीज है मीनाक्षी, मुझे लगता है सऊदी अरेबिया के नेतृत्व में ये 14 राज्यों का एक जो गठबंधन है, जो कि नाविक सुरक्षा या जो नेवल सिक्योरिटी है उस क्षेत्र में, उसके लिए जो प्रयास किया गया, मुझे लगता है भारत भी उसमें सम्मिलित है। और ये सब इसीलिए किए जा रहे हैं ताकि जो सप्लाई चेन्स हैं या जो अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव है, वो उसको जितना मिनिमाइज किया सकता है। और ये भारत की प्रतिबद्धता को भी स्थापित करता है।